अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लास्ट लेक्चर में हमने एंगुलर मोमेंटम के बारे में डिस्कस किया है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं एल से। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है आई इंटू ओमेगा। इसके दो फॉर्मूले हैं एक्चुअली। एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर्मूला बनता है आर बार क्रॉस वी बार, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। अगर आपने उस लेक्चर को अभी तक देखा नहीं है तो इस आई पर क्लिक करें, आपको वहां पर लिंक मिल जाएंगी। आप उसके थ्रू पहले वो लेक्चर देख लें, उसके बाद यहाँ पर आए, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पिछले लेक्चर से लिंक्ड है। ये सेकंड लेक्चर समझ लीजिए उसका। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको पहले से पता थी। 11th स्टैंडर्ड में हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को डिस्कस किया था। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब क्या? जैसे हमारे जहन में सवाल आता है, रॉकेट का ऊपर की तरफ मूव करना होता क्या है? रॉकेट के अंदर की कुछ गैसेस बर्न हो रहे हैं जिससे नीचे की तरफ थ्रस्ट फोर्स लग रही है। अब मास के कम होने की वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। मैं किसी कश्ती के अंदर था और कश्ती पानी के अंदर है, रुकी हुई है। अचानक कश्ती का कोई एक बंदा बाहर की तरफ जंप करता है, तो हम ये फील करते हैं कि कश्ती अपोजिट डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव कर रही है, चाहे बहुत थोड़ी सी मिकदार हो। किसी के हाथ में गन है, वो गन पे फायर करता है। सामने से फायर करेगा तो गोली आगे की तरफ जाएंगी और उसको पीछे की तरफ जर्क लगेगा, पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगी जिसको अपने कंधे पर फील कर सकता है। तो ये सारी चीजें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड थी। सो व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? एक्चुअली हम ये डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको एंगुलर मोशन को अलग से पढ़ना ना पड़े। लीनियर मोशन हमारा फैमिलियर है। लीनियर मोशन की जो टर्म्स है एंगुलर मोशन में सेम टर्म कॉपी होते हैं, सिर्फ जो थोड़े से चेंजेस है वो तो आप ही समझ सकते हैं। तो हम ना कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को समझने से पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा था। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? The linear momentum of an isolated system is conserved. एक आइसोलेटेड सिस्टम है, जैसे मेरी बॉडी, जैसे एक नाव, एक कश्ती, जैसे कि रॉकेट। इसके ऊपर बाहर से कोई चीज लग नहीं रही है, कोई पुश नहीं कर रहा है, कोई इसको पुल नहीं कर रहा है, कोई कहीं से कोई फोर्स नहीं लग रही है। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। वो कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा, वो कंजर्व रहेगा। लेकिन कंडीशन ये है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। कंडीशन ये है कि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होना चाहिए। दूसरे अल्फाज में ये लॉ को हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, कंजर्व होगा, चेंज नहीं होगा। अगर उस पर एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है तो जितने चेंजेस होंगे वो इंटरनली होंगे, बाहर से कुछ नहीं होना चाहिए। अगर बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है तो लीनियर मोमेंटम सिस्टम का, आइसोलेटेड बॉडी का सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये स्टेटमेंट कहलाता है। लेकिन ये तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, हमको स्टडी करना है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इस स्टेटमेंट को बदलते हैं एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में। तो क्या क्या चेंज होगा? द लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के बजाय आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड टॉर्क। जिस तरह लीनियर मोशन में फोर्स होती है, जिस तरह लीनियर मोशन में फोर्स होती है, एंगुलर मोशन में क्या होता है? एंगुलर मोशन में टॉर्क होता है। तो यहाँ पे फोर्स की जगह क्या आना चाहिए? फोर्स की जगह टॉर्क आना चाहिए। तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का स्टेटमेंट ये बताता है, द एंगुलर मोशन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट, कंजर्व्ड और सेम। लेकिन कंडीशन ये है कि वहां पे अनबैलेंस टॉर्क एक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब अगर मैं खुद को अगर सिस्टम मान लूं तो कोई मुझे पकड़कर रोटेट ना कर रहा हो, ये पेन है, एक्सटर्नली को इसको घुमा ना रहा हो, तो सिस्टम का, आइसोलेटेड बॉडी का जो पहला टॉर्क, जो पहला एंगुलर मोमेंटम रहेगा वही बाद वाला एंगुलर मोमेंटम रहेगा। दिस इज द स्टेटमेंट। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन्स कंजर्व्ड प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो इसको हम देख लेते हैं, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक बातें, डेरिवेशन से पहले कुछ बेसिक बातें हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को आमतौर पे हम F इक्वल्स टू ma के नाम से जानते हैं। हालांकि लॉ ये नहीं है, लॉ है F इक्वल्स टू dp डिवाइडेड बाय dt। दैट मींस फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यह है न्यूटन का सेकंड लॉ। अगर मास चेंज नहीं हो रहा है तो हम F इक्वल्स टू ma लिख सकते हैं, लेकिन लॉ तो ये है F इक्वल्स टू dp divided by dt। ये एक चीज आपको पता होना चाहिए। What is p here? p means linear momentum. So f bar is equals to dp divided by dt। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए, अगर दो फंक्शंस हमारे पास है u into v, इनका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। So what is the formula for u into v का डेरिवेटिव?
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव्स। हमको ये दो फॉर्मूलेज यहां पर यूज करना है। तो लेट कंसीडर एक आइसोलेटेड सिस्टम है। उस आइसोलेटेड सिस्टम का अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम, तो आप कहेंगे एंगुलर मोमेंटम यानी एल बार इज इक्वल्स टू आर बार क्रॉस पी बार। करेक्ट है? ये फॉर्मूला हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का हमको अवेलेबल है। अगर हम चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहें तो वी हैव टू डू डेरिवेटिव्स। चलिए, तो हमको डेरिवेटिव्स लेना है अभी। dl डिवाइडेड बाय dt, ये टर्म एज इट इज रहेगा। सो dl बार डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल्स टू यहां r बार और p बार ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट में है। दो फंक्शंस है, इन शॉर्ट दो वेरिएबल्स है। दो फंक्शन का डेरिवेटिव जब लेना होता है तो हम पहले फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस करते हैं, दूसरे का एज इट इज रखते हैं, पहले का डेरिवेटिव लेते हैं। करेक्ट है? उसी तरह यहां भी करना पड़ेगा। यहां r फर्स्ट फंक्शन है तो पहले को एज इट इज रखो r बार, दूसरे का डेरिवेटिव लो इनटू dt डिवाइडेड बाय dt प्लस दूसरे को एज इट इज रखो। सेकंड चीज क्या है? p बार। जैसे कि यहां पे हमने दूसरे को v को एज इट इज रखा था तो p बार एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ r बार। करेक्ट? ये हमारे फॉर्मूले के थ्रू हमने लिख लिया। एक बात जरा ध्यान में रखें, हमने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला L बार इक्वल्स टू R बार क्रॉस P बार लिखा था। ये चीज वेक्टर कैलकुलेशन में आती है। जैसे वेक्टर कैलकुलेशन में हमने सीखा था कि I बार क्रॉस J बार या I कैप क्रॉस J कैप इज इक्वल्स टू K कैप। लेकिन अगर आप J कैप क्रॉस I कैप कर लेंगे तो आपको K कैप नहीं मिलेगा, माइनस K कैप मिलेगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? देखो, I बार और J बार इन दोनों को आपने रिवर्स कर दिया। J को पहले लिख लिया, I को बाद में लिख लिया। रिजल्ट सेम नहीं होते हैं, रिजल्ट अलग अलग होते हैं। इसलिए अगर हम पहले R बार को लिख रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट में तो R बार हमेशा पहले ही रहेगा, बाद में नहीं आएगा। तो यहाँ पे R बार तो बाद में आ गया, इसलिए हम क्या करते हैं, ये P बार को बाद में लिख लेते हैं। सो dr बार इंटू dr बार बाय dt और फर्स्ट फंक्शन P बार। कुछ भी नहीं किया हमने, यहाँ का P बार यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख लिया है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। एक बात बताएं, dp डिवाइडेड बाय dt, dp डिवाइडेड बाय dt, p मतलब लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का डेरिवेटिव हमको पता है, लीनियर मोमेंटम का डेरिवेटिव तो फोर्स होता है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं dl बार डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल्स टू r बार एज इट इज dp डिवाइडेड बाय dt दैट मींस फोर्स f बार प्लस dr बाय dt, dr बाय dt, dr बाय dt इसको हम क्या लिख सकते हैं, dr बाय dt मतलब ये तो लीनियर वेलोसिटी हुई, तो हम इसको लीनियर वेलोसिटी अगर लिख लें, ये हुई v बार dr बाय dt, dr r मतलब पोजीशन वेक्टर ना, पोजीशन वेक्टर का टाइम के साथ डेरिवेटिव तो वेलोसिटी होगा क्रॉस p बार। ओके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये लीनियर मोमेंटम को उसके फॉर्मूले के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम? So we know very well the formula for linear momentum can be given as linear momentum यानी P, इसको हम लिख सकते हैं मास इनटू लीनियर वेलोसिटी। ओके, अब देखिए मास तो स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, तो r बार क्रॉस f बार प्लस मास को पहले लिख लो v बार क्रॉस v बार हो जाएगा। सही है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, बाद में लिखो पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। अलबत्ता ये दोनों वेक्टर्स हैं, वेलोसिटी और वेलोसिटी, और खास बात यह है कि वो दोनों क्रॉस प्रोडक्ट में है। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब साइन थीटा आना चाहिए, साइन थीटा मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब देखिए दो सिमिलर वेक्टर्स है, पहला वेक्टर ऐसा, दूसरा वेक्टर भी ऐसा, तभी वो सिमिलर होंगे, तो इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल जीरो होगा। अगर एंगल जीरो बनता है तो साइन जीरो तो जीरो होगा। इसका मतलब v बार क्रॉस v बार, जिसको हम v इंटू v साइन थीटा इस तरह लिख सकते थे। यहाँ पे थीटा की वैल्यू चूंकि जीरो होगी और साइन जीरो जीरो होता है तो पूरा मल्टीप्लीकेशन वाला टर्म जीरो हो जाएगा, इसलिए हम v बार क्रॉस v बार को जीरो लिख सकते हैं। समझे इस बात को, क्यों जीरो लिखा हमने, तो इसको हम लिख लेंगे जीरो। तो क्या मिल गया, r बार क्रॉस f बार प्लस m इंटू जीरो, m इंटू जीरो तो जीरो हुआ, दैट मीन्स r बार क्रॉस f बार इज द फाइनल एक्सप्रेशन। सो dl बाई dt इज इक्वल टू r बार क्रॉस f बार। ये चीज कहीं देखे हुए लग रही है क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और दोनों क्रॉस प्रोडक्ट में, दैट इज द टॉर्क।
तो हम फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को टॉर्क लिख सकते हैं। सो टाउ बार इज इक्वल टू dl डिवाइडेड बाय dt। सो दिस इज अवर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। ये टॉर्क की फाइनल एक्सप्रेशन है। हमने टॉर्क को समझ लिया। अब टॉर्क समझने के बाद अरे ये फॉर्मूले को जरा गौर से देखो। ये फॉर्मूला फोर्स की तरह ही है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? F bar इक्वल्स टू dp डिवाइडेड बाय dt। फोर्स की जगह एंगुलर मोशन में टॉर्क आ जाएगा और लीनियर मोशन की जगह लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। सो टाउ इक्वल्स टू dl बाय dt। वही फॉर्मूला आया। तो हम शुरू से वही कर रहे हैं, लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन को कंपैरिजन। और देखने में आ रहा है कि जो चीज हम सोच रहे थे कि जिस तरह लीनियर मोशन में फोर्स होता है, टॉर्क होगा, बाकी फॉर्मूले भी उसी चीज को फॉलो करते हुए आगे चल रहे हैं। अगर हम सोचें कि सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा, एक पर्सन है, एक बच्चा है, उसको कोई बाहर से घुमा नहीं रहा है, एक झूला है, उसको बाहर से कोई रोटेट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, दैट मींस एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो। अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाए अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाए तो इक्वेशन क्या मिल जाएंगी? दैट मींस dl बार डिवाइडेड बाय dt विल बिकम जीरो। L का डेरिवेटिव जीरो हो रहा है टाइम के साथ। डेरिवेटिव जीरो है। डेरिवेटिव मतलब चेंज की स्टडी, मतलब L चेंज नहीं हो रहा है। L चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, मतलब L इक्वल्स टू कांस्टेंट। जिसका डेरिवेटिव जीरो होता है वो टर्म कांस्टेंट होता है। दैट मींस L विल रिमेन्स कांस्टेंट। L कांस्टेंट रहेगा कब? जब टाउ जीरो होगा। अगर टाउ जीरो होगा दैट मींस एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन्स कांस्टेंट। यही तो मेरा स्टेटमेंट था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ने क्या बताया? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट, कंजर्व्ड और सेम प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम। अगर सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, कंजर्व होगा, चेंज नहीं होगा। दिस इज द स्टेटमेंट जो कि हम जानते हैं। और खुशी की बात यह है कि हमने उसको प्रूव भी कर दिया। इसके माने क्या है? एक बात बताए, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। अगर हम सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई ना करें, जैसे मैं रोटेट कर रहा हूं, मतलब मेरे अंदर एंगुलर मोमेंटम प्रेजेंट है, एक्सटर्नली कोई मुझे पुश भी नहीं कर रहा है, मुझे पॉजिटिव टॉर्क भी नहीं दे रहा है, नेगेटिव टॉर्क भी नहीं दे रहा है, मेरा सिस्टम आइसोलेटेड बन चुका है। इस केस में अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज करूंगा तो ओमेगा डिक्रीज होगा, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिक्रीज करूंगा तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सो लेट कंसीडर देयर इज अ नंबर। जैसे हम कंसीडर कर रहे थे एक नंबर है 12 को हम लिख सकते हैं 3 into 4, करेक्ट? अब जरा ध्यान दें, मैं इस 3 को इंक्रीज करके बना रहा हूं 4, और यहां पे मुझे 12 भी चाहिए, तो ये 4 क्या बन जाएगा? ये 4 बन जाएगा 3। मतलब मैं 3 को इंक्रीज कर रहा था तो 4 डिक्रीज हुआ, एक टर्म इंक्रीज हुआ, दूसरा टर्म डिक्रीज हुआ, ऐसा कि दोनों का प्रोडक्ट सेम है। मैं इस 4 को और इंक्रीज करता हूं, इस 4 को बनाता हूं 6, तो ये 3 डिक्रीज होके बन जाएगा 2, 6 to the 12, रिजल्ट दोबारा सेम। यानी अगर 4 को इंक्रीज किया जाए, एक टर्म इंक्रीज होगा तो दूसरा टर्म डिक्रीज होना कंपलसरी है। उसी तरह यहां पे भी आप चीज अप्लाई कर सकते हैं। इसको दूसरे अल्फाज में इस तरह लिखें, ये 3 को डिक्रीज करके 2 बनाए तो ये 4 को इंक्रीज करके 6 बनाना पड़ेगा, करेक्ट? ये 2 को डिक्रीज करके 1 बनाए तो 6 को इंक्रीज करके 12 बनाना पड़ेगा। इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमको रिजल्ट सेम चाहिए, एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, एक क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज होगी। यही चीज यहां पे अप्लाई होती है। हमको पता है L इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बढ़ाते हैं तो ओमेगा की वैल्यू डिक्रीज होती है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू घटाते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब मैं रोटेट कर रहा था 60 आरपीएम के साथ, मेरे हाथ बाहर की तरफ थे। अगर हाथ बाहर की तरफ है तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा या कम होगा? मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे हाथ बाहर की तरफ है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, मैं इस तरह रोटेट कर रहा था, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास हो रहा है। तो बताओ हाथ जब बाहर की तरफ थे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था या कम था? देखिए पार्टिकल ना दूर दूर है सेंटर से, पार्टिकल जब दूर दूर है, जब मैं रोटेट करूंगा तो डिस्टेंस ज्यादा हो गया, दैट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। अगर मैं रोटेट कर रहा था, मेरी एक मान ले 1 हर्ट मेरी फ्रीक्वेंसी थी, एंगुलर वेलोसिटी हम आमतौर पे रोटेशन की फॉर्म में बोलेंगे ताकि समझने में आसानी हो। अगर मैं मेरे हाथों को अंदर की तरफ टर्न करता हूं, मतलब जो पहले पार्टिकल दूर थे अब वो करीब आ गए एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब रोटेट करते वक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले के मुकाबले में कम हो गया। क्यों कम हुआ जी? क्योंकि सिस्टम के पार्टिकल करीब आ गए ना।
अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली हमको ऐसा फील होगा कि खुद ब खुद उस पर्सन की एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी। हालांकि इंक्रीज होने के पीछे का रीजन कंजर्वेशन है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वहां पर अप्लाई होता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आई होप आप इसको समझ लिए होंगे कि अगर आपको एक बॉडी जो आइसोलेशन स्टेट के अंदर रोटेट कर रही है उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाना है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाना है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटाना पड़ेगा। एंगुलर वेलोसिटी कम करना है बगैर किसी एक्सटर्नल एजेंट के, एंगुलर वेलोसिटी कम करना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाना पड़ेगा। वाइस वर्सा ये चीज अप्लाई होती है। एप्लीकेशन देख लेते हैं इसके। एप्लीकेशन तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला एप्लीकेशन बैलेट डांसर्स। तो अगर आप आइस बैलेट वगैरह के कुछ कंपटीशन देखते हैं, शोज देखते हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा वो लोग ना आइस पे स्केटिंग करते हैं और स्केटिंग करते करते उनका ग्रुप होता है। तो वो क्या करते हैं, ऐसे अलग अलग रेडियस वाले सर्कल्स बनाते हैं। तो होता ये है कि जब वो सारे के सारे इनर सर्कल पर आ जाते हैं, अपने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए, सारों की बॉडी एक दूसरे के करीब करीब आ गई। जब सारे एक दूसरे के करीब करीब आ गए तो बताओ सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ या ज्यादा हुआ? सारे करीब आ गए ना, सिस्टम के पार्टिकल करीब आ गए। जब पार्टिकल करीब आएंगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होता है। तो पहले केस में इनर सर्कल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी। मतलब हमको ऐसा फील होगा कि वो बैलेट्स, वो डांसर्स बहुत स्पीड से रोटेट कर रहे हैं और वो जब दूर जाएंगे बाहर के सर्कल पर, वो एक दूसरे के हाथ को ऐसे दूर दूर पकड़ रहे होते हैं। तो वहां पे हम ये फील करेंगे जब ये दूर चले जाएंगे तो सिस्टम के साथ उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिस्टम के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएंगे तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि जब वो करीब आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा स्पीड, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं स्लो 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 होते होते बिल्कुल स्लो, करीब आने पर स्पीड बढ़ रही है, दूर जाने पर स्पीड कम हो रही है बगैर किसी एक्सटर्नल एजेंट के। किस वजह से हुआ? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से। दूसरा आपने देखा होगा स्विमिंग के अंदर, या आप इसको डाइविंग भी कह सकते हैं, कॉम्पिटिशंस होते हैं। देखो क्या होता है, ये हमारा स्विमिंग पूल है, यहाँ पे कॉलम और यहाँ पे हमारा डाइविंग बोर्ड है, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा होता है, वो यहाँ से डाइव लगाता है पानी के अंदर। अब यहाँ पे कंपटीशन होता है कि कौन कितने मरतबा स्पिन करता है, कितनी मरतबा स्पिन करता है, कितनी मरतबा रोटेट करता है, ये कंपटीशन हुआ। यहां भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही यूज होता है। वैसे आपने बाइक भी देखे होंगे, बाइक थी बहुत हाइट के ऊपर गई, वहां से जाने के बाद अब ये ऐसा पार्क था, देखो यहाँ पे जाने के बाद ये बाइक का यहाँ से आ रहा है तो वो स्टंट परफॉर्म करता है, रोटेट होते होते नीचे आता है। ये कैसे करता है वो? तो मैं आपको बताता हूं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही वहां पर यूज होता है। होता क्या है, जब वो हमारा डाइवर, जब वो डाइविंग बोर्ड के ऊपर था, वो अपने आप को जंप कर रहा था ऊपर की तरफ, उसकी बॉडी आउट स्ट्रेच होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। जब वो हवा में होता है ना तो अपनी बॉडी को सुकेड़ लेता है। जब वो सुकेड़ लेगा तो क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड सारे पार्टिकल करीब करीब आ जाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क। अब देखो वो हवा में है, उसको कोई पुश नहीं कर रहा है वहां पे, मतलब एक्सटर्नल टॉर्क तो जीरो हो गया। जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, उसके बॉडी के पार्टिकल सब करीब करीब आ चुके हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ना चाहिए। तो उसका रोटेशन 1 2 3 4 जितना ज्यादा करीब करेगा उतना ज्यादा रोटेशन होता है, उतना ज्यादा रोटेशन होता है, यहां तक कि वो वाटर लेवल तक आ जाए। उसके बाद अपने आप को स्ट्रेच करता है, स्ट्रीमलाइन शेप में आता है ताकि पानी के अंदर आसानी से जा सके। यही चीज हर जगह यूज होती है, चाहे कोई भी स्टंट हो, जहां भी आपको रोटेशन इफेक्ट नजर आ रहा है वहां पे यही चीज अप्लाई होगी कि पार्ट के हमारा स्टंट परफॉर्म करने वाला आदमी क्या कर रहा है, अपने बॉडी को सुकेड़ रहा है। जैसे ही वो सुकेड़ रहा है वो पार्टिकल करीब आ रहे हैं, मास की वजह से, सॉरी डिस्टेंस की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। सो हम देखते हैं कि वो बार बार रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है, एक स्टंट, दूसरा स्टंट, तीसरा, स्पिन मोशन बार बार हो रहा है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। सो दिस इज द फिजिक्स बिहाइंड दैट स्टंट जो कि हम देखते हैं डांसर्स के पास या फिर राइडर्स के पास या स्विमर्स के पास, सारों के पीछे ये चीज अप्लाई होती है। सो आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमको बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा और कौन सी टॉपिक में आपको डाउट है वो भी हमको वहां पर बताएं। हम इंशाल्लाह उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हम इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।